नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लिंगुयोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का भूमि पूजन किया। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। संयंत्र के पहले चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरण, विशेष रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन किया जाएगा, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बता दें कि साल 2008 से पीथमपुर में संचालित कंपनी की मौजूदा इकाई में प्रतिवर्ष 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेनेड क्षमता है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र तथा प्रशिक्षण केंद्र में 500 से अधिक भारतीय युवा कार्यरत हैं। देश भर की सड़क खनन, जल विद्युत और पाइपलाइन परियोजना में कंपनी के 4,000 से ज्यादा निर्माण उपकरण उपयोग किए जा रहे हैं। नया संयंत्र मध्य प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने, औद्योगिक विकास को नई गति देने और राज्य में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी और शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि टीईटी से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय के जो भी निर्देश होंगे उनका राज्य सरकार पूरी तरह पालन करेगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए समय पर विद्यालय पहुंचकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य किया जा रहा है और ई अटेंडेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सरकार सख्ती से अमल करेगी, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। हालांकि जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है या तकनीकी समस्या है, यहां कार्यरत शिक्षकों को राहत दी जाएगी और उनके लिए व्यवहारिक व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे गांव में जल्द नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। साथ ही जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लिए जाएंगे। बुरहानपुर में शिकारपुरा पुलिस ने डॉक्टरों को ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने वाले फरार आरोपी सचिन गाड़े को गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में जबरन प्रवेश कर महिला मरीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और स्वयं को भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष और सीएमएचओ का अधिकारी बताकर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। आरोपी ने डॉक्टर अब्दुल साबिर से क्यूआर कोड के माध्यम से 20,000 रुपए की अवैध वसूली की थी और डॉक्टर अकील के क्लिनिक पर भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत के आधार पर थाना शिकारपुरा में मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरे के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप टेंडे और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में शिकारपुरा थाना पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखते हुए आरोपी के साथी की तलाश भी तेज कर दी है। मोहन बड़ोदिया के एकीकृत शासकीय हाई स्कूल नौलाया में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार करना पड़ रहा है। स्कूल के पास स्थित नाले का पानी मुख्य मार्ग पर बहने से आवागमन बाधित हो रहा है, लेकिन ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के चलते शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए खतरा उठाने को मजबूर हैं। तेज बारिश के दौरान स्कूल के प्राचार्य समेत अन्य शिक्षक भी नाला पार करते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में ये स्थिति हर साल बनती है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां शीघ्र सुरक्षित पुलिया या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराया जाए ताकि शिक्षक और छात्र सुरक्षित तरीके से विद्यालय पहुंच सके। फिलहाल शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जोखिम उठा रहे हैं, जबकि क्षेत्रवासी इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में जन्नत कृषि पर आयोजित संभागीय कार्यशाला में सम्मिलित हुए। ये कार्यशाला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित की गई। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन ने किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केवल एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय बहुफसली खेती, उन्नत कृषि तकनीक और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। वे 6 जुलाई को ग्वालियर में आयोजित उन्नत कृषि पर संभागीय कार्यशाला में किसानों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और अगले 5 वर्षों में इसे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य है। सरकार सांची दुग्ध संघ समेत डेयरी क्षेत्र में लगातार सहयोग दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र 2003 के करीब 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। डॉक्टर यादव ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि अब कृषि ऋण जमा करने के लिए उन्हें पूरे साल का समय मिलेगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती, देशी गायों के संरक्षण और गौशालाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा किसान मूंग की खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपज की खरीदी नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की मूंग का एक एक दाना खरीदा जाए। उमंग सिंघार ने कहा कि वे इस संबंध में सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच राजनीतिक खींचतान का खामियाजा प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की किसान सम्मान निधि को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को सिर्फ 12 रुपए सम्मान निधि दे रही है। प्रदेश के अंदर कई विभाग अपनी खरीदी तो करते हैं और ऐसी खरीदी करते हैं जैसे आपने आंगनवाड़ी में देखे कि आरओ लग गए, कई स्कूलों में आरओ लगा दिए। कई जगह ऐसी स्थिति है कि स्कूलों में आरओ मशीन है लेकिन पानी नहीं, और क्या कीमतों में लगते हैं आपको पता है। तो ये खरीदी हर जगह सरकार अपने कमीशन, जो दलाल है, एजेंट है और जो बड़े लोग बैठे हैं उनके लिए कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। लेकिन प्रदेश के अंदर किसान परेशान है। किसान के नाम पे खरीदी नहीं होती प्रदेश में। पहले सोयाबीन को लेके किसान परेशान रहा, आपने किस प्रकार से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। गेहूं खरीदी को लेके किस प्रकार से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। किसान का गेहूं पूरा खरीदा नहीं गया। अब बात आ गई कि अब मूंग की फसल, कई किसान आपने देखा गए साल भी धरना प्रदर्शन करते रहे, कई लोग पैदल यात्राएं करी, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिला। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में अनुमानित 15 से 18 लाख मीट्रिक टन रहा उत्पादन। इसके बावजूद 18 लाख में से मात्र 7.5 लाख टन, 7,65,000 मूंग खरीदी सरकार ने खरीदी। पूरा मूंग नहीं खरीदा। मध्य प्रदेश के चर्चित पोषण आहार के कथित 800 करोड़ रुपए के घोटाले में लोकायुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के शीर्ष अधिकारियों को 24 अगस्त 2026 को कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। ये मामला पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा वर्ष 2023 में की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में महालेखाकार की वर्ष 2018 से 2021 के बीच 8 जिलों में हुई जांच के आधार पर करीब 800 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया गया। इसमें
तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, तत्कालीन सीईओ एवं संचालक ललित मोहन बेलवाल समेत अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई थी। लोकायुक्त कार्यालय के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से महालेखाकार के रिपोर्ट पर भी कार्रवाई का विवरण मांगने के लिए अब तक 14 पत्र भेजे जा चुके हैं। पहला पत्र 30 अक्टूबर को और सबसे पहला पत्र 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था। मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले उजागर होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अगर हम बात करें व्यापम घोटाले की, तो वो मामला आज भी तूल पकड़ा हुआ है। साथ में पुराने जो घोटाले मध्य प्रदेश के मशहूर हैं, उसमें नर्सिंग कॉलेज घोटाला, डीएमएफ घोटाला, सिंचाई घोटाला, ई टेंडर घोटाला, ऐसे कई घोटाले यहां पर चलते आए हैं और जिसका निराकरण आज तक देखने को नहीं मिला है। और अब हम बात कर रहे हैं पोषण आहार घोटाले की। जी हां, इस बार अब चर्चाओं का केंद्र बन गया है 800 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला, जो कि लोकायुक्त की नजर में है। इस बार ये लोकायुक्त ने कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। और इस जो पोषण आहार घोटाला है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें 3 विभाग शामिल हैं। 3 विभाग कैसे? महिला बाल विकास, साथ में ग्रामीण पंचायत विकास विभाग, उसके बाद आजीविका मिशन विभाग। ये तीनों विभाग को जो अधिकारी हैं उनको लोकायुक्त ने नोटिस तलब किया है। साथ में आपको बता दें कि जो पूर्व विधायक हैं पारस सकलेचा, 2023 में उन्होंने इस घोटाले के बारे में शिकायत की थी। 2018 से 2023 तक ये शिकायत चलती रही, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लगातार वे शिकायत करते आए हैं। निर्दलीय चुनाव उन्होंने रतलाम विधानसभा से लड़ा था और उसके बाद वो पारस सकलेचा विधायक चुने गए निर्दलीय। पर अब वे व्यापम घोटाले के लिए भी जाने जाते हैं। व्यापम घोटाला भी उजागर करने में उनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे ही 800 करोड़ रुपए के पोषण आहार घोटाले में भी उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि अगर हम पोषण आहार की बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ 800 करोड़ रुपए का? अब ये अधिकारी जो महिला बाल विकास में जो तैनात है इस वक्त, आधिकारिक रूप से उनको बोलना चाहिए, पर क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये मामला अभी विचाराधीन है। साथ में अगर हम पूर्व आजीविका मिशन के संचालक बेलवाल साहब की बात करें, तो उनका नाम घोटालों में हमेशा से आता रहा है और ग्रामीण विकास विभाग भी चपेटे में है। तो अब बड़े अधिकारियां जो है, अब पूर्व सीएस भी इसको जो घेरे में आ गए हैं पोषण आहार के। तो कैसे ये पोषण आहार घोटाला जो उसका उजागर किया है पारस सकलेचा ने, कैसे इसका निराकरण होगा, कैसे मामला सुलझेगा? क्या वाकई पोषण आहार घोटाला की जितनी भी जांच की जाएगी वो निष्पक्षता के साथ की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसमें प्रवक्ता लोग क्या कहते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है व्यापारियों का, अधिकारियों का और नेताओं का, और इस चक्रव्यूह में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। ये अगर इस तरह के घोटाले अगर उजागर नहीं हुए तो दुर्भाग्य है, ये निकृष्टता चलती रहेगी। इनको उजागर होना, विवस्त्र होना देश हित में बहुत जरूरी है। मोहन यादव जी की सरकार निश्चित रूप से पारदर्शिता को सुनिश्चित करना चाहती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहती है। और हमारी मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन को इस प्रकार से सरकार ने अधिकार देके रखे कि निश्चित रूप से जो जो अनियमितताएं सामने आएंगी, उन अनियमितताओं को हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उस पर स्पष्टता के साथ में कार्रवाई करेंगी। जिन भी प्रकरणों का आप उल्लेख कर रही है, वो प्रकरण सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कई जांच चल रही है और जांचों में विभागों का किस प्रकार से सहयोग का विषय है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है सारी जांच एजेंसियों को कि तत्काल जहां जहां एविडेंसेस की आवश्यकता है, तत्काल जहां जहां जांच एजेंसी के साथ में विभागों को कॉपरेट करने की आवश्यकता है, विभागों को तत्काल कॉपरेट करने के लिए कहा गया है। और उसी दिशा से मध्य प्रदेश जिस प्रकार से हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लेटर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आज संत हरिदाराम नगर स्थित 3 EME में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर मालती राय ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत आर्मी क्षेत्र में कुल 5000 पौधे रोपित किए जाएंगे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद कुसुम चतुर्वेदी समेत आर्मी के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। EME सेंटर जो संत हिरदाराम नगर में बसा हुआ है, उसमें आकर यहाँ पर 5000 पेड़ लगाने के लिए आज हमने शुभारंभ किया। हमारे कमांडर साहब है सिद्धार्थ जी, आपसे चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में और ये विचार किया गया कि यहाँ लंबी जगह खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर छांवदार और फलदार वृक्ष हमारे
जो ट्रेनिंग वाले नौजवान हैं उनके सहयोग से लगेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है एक पेड़ माँ के नाम, तो यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम हर एक जवान लगाकर और उसकी रक्षा करेंगे। बुरहानपुर पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और CEIR पोर्टल की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम हुए 100 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को वापस सौंपे हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरे के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद मोबाइल धारकों को उनके फोन विविध सौंपे गए हैं। विधिवत मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस की तत्परता और तकनीकी दक्षता की सराहना की है। कई नागरिकों को बताया कि उन्हें मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी। लोगों से अपील की गई कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें और CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ब्लॉक कराने की प्रक्रिया अपनाएं। आज बुरहानपुर पुलिस ने जो विगत 3 वर्षों में कई लोगों के मोबाइल जो गुम हुए थे, जिनकी थानों में रिपोर्ट की गई थी या संचार साथी में रिपोर्टिंग की गई थी, उनके मोबाइल आज करीब 100 मोबाइल बुरहानपुर पुलिस की जो साइबर टीम है उसने ढूंढे हैं और उनको व्यक्तियों को जिनके मोबाइल थे उनको आज सौंपा है। ये 100 मोबाइल की इनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है और इनको केवल बुरहानपुर जिले से नहीं बल्कि दूसरे मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों से और यहाँ तक कि महाराष्ट्र या जो आसपास के जिले हैं वहाँ से भी इनको ढूंढ करके लाया गया है। इसमें आईफोन भी है जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए के करीब है, तो वो मिला है। और जैसा कि हमने बताया आपको कि जो फोन है आज की डेट में लोगों का केवल एक उपकरण नहीं है बल्कि उसकी मेमोरीज और उससे कई इंपॉर्टेंट डेटा भी उसमें शामिल होता है। तो निश्चित तौर पे यदि ये फोन उनको मिलता है तो उनके लिए एक खुशी का आलम रहता है उनके लिए। तो जो खुशी आप लोगों ने बाहर दी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शादी के बाद दुल्हन द्वारा गहने लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। भेरुंदा तहसील क्षेत्र के एक परिवार ने जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि दलाल के माध्यम से शादी तय कराई गई थी। शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन घर से कीमती आभूषण लेकर फरार हो गई। पीड़ित दूल्हे और उसके परिवार का कहना है कि उन्होंने शादी के लिए काफी खर्च किया, लेकिन अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सिंधी बस्ती क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में पहले पवन आसवानी की परिवार की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद अब दूसरे पक्ष के नितिन तुलसानी ने अपना पक्ष रखते हुए वीडियो जारी किया है। नितिन तुलसानी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी विवाद के बाद दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज हो चुके हैं। नितिन का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन उनके साथ विवाद किए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विवाद का समाधान करने की मांग की है। मैं यहाँ पे एसपी सर से मिलने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे एसपी सर से मिलने के लिए आई हूँ, ये आवेदन लगाने के लिए आई हूँ। इससे पहले भी हमने कई बार आवेदन लगाया है नितिन तुलसानी के लिए सबूत के साथ में। ये आवेदन हमें जान से मारने की धमकी देता है और अब मेरे भाई के ऊपर हमला किया है। मेरी मम्मी के लिए झूठी मीडिया पर रिपोर्टें डाल रहा है। दूसरी बात तो ये कि इसके ऊपर 36 केस है, 2 बार जिला बदर हो चुका है। उसके बाद भी ये चलते ही आते हैं लफड़े। सिंधी बस्ती में कई घर इससे परेशान है, लेकिन कोई सामने नहीं आता क्योंकि इसने सबको डरा के रखा है। अभी भी इन्होंने कल मेरे से क्या किया, मैं जा रहा था तो पवन ने गाड़ी अड़ा के मेरे को मारना चालू कर दिया। मैं थाने गया, मैंने रिपोर्ट लिखा दी और सभी अधिकारी ने सब सर्च किया है और सबको मालूम है कि ये गलत हो रहा है और मेरे को चोटें भी आई है।
तो अब इनका क्या करें, डेली 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 ये हमारी झूठी शिकायत करें। जब से मैं जेल से आया हूँ, इन्होंने जो जैसे अंदर करवाया झूठी उससे, तो तब से इन्होंने मेरे 50 आवेदन दे दिए और पूरे 50 आवेदन झूठे, और मैं उसने की थी और काउंटर केस हुआ है कल, और खुद वो आदतन अपराधी है। वो मुझे बोल रहा है तो खुद भी तो देखे, और ये उसके रिकॉर्ड है बाकायदा, ऐसा नहीं मैं मौके पे देती। सीहोर जिले के रेहड़ी तहसील के ग्राम मोगरा में 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला वक्ताबाई व्हील चेयर पर बैठकर जनसुनवाई में पहुंची और अपनी पीड़ा अतिरिक्त कलेक्टर के सामने रखी। महिला ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी करीब 15 एकड़ जमीन अपने तीनों बेटों के नाम बांट दी थी। जमीन के बंटवारे के समय उनके बेटों ने हर महीने 10-10 हजार रुपए भरण पोषण के लिए देने और देखभाल करने का भरोसा दिया था। कुछ समय तक बेटों ने उनकी देखभाल की, लेकिन बाद में उन्हें अकेला छोड़ दिया। बुजुर्ग महिला ने अब अपनी जमीन वापस दिलाने और भरण पोषण की मांग को लेकर जनसुनवाई में आवेदन दिया है। उनकी परेशानी सुनने के बाद अतिरिक्त कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये कि इनका देख रेख के लिए मामला है, कोई इनको देख नहीं रहा है, तो मेरे साथ रह रही है, मैं देख रहा हूँ। जमीन वगैरह थी इनके पास 15 एकड़, जो कि बेटों ने ले लिए, और इनको हर महीने पैसा देने का और देखने की जिम्मेदारी उठाई थी बेटों ने, और बेटों ने ऐसा कुछ ना करके इनको ध्यान नहीं दे रहे, जो कि मैं रख रहा हूँ अपने साथ 6-7 साल से। आप बोला एसडीएम में चले जाओ, हमने व्हाट्सएप कर दिया है, पिछली बार भी आया था मैं पिछले महीने, तो कुछ आगे जन सुनवाई में हुआ ये कुछ। फिर मैंने कहा चलो आज एक बार और आते हैं, दादी ने बोला चलो बेटा, हुआ कुछ नहीं तो चलते अपन, तो लेके मैं आ गया। उसके बाद मैडम ने बोला कि एसडीएम चले जाओ। उज्जैन के पिपली नाका क्षेत्र में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। सीवरेज चैम्बर की सफाई के दौरान 3 कर्मचारी गहरे चैम्बर में गिर गए। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। यह घटना जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के पिपली नाका इलाके की है, जहां टाटा कंपनी के 3 कर्मचारी सीवरेज चैम्बर की सफाई का काम करते थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से तीनों कर्मचारी करीब 25 फीट गहरे चैम्बर में जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी प्रदीप शर्मा और जीवाजीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल कर्मचारी अशोक मिश्रा की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य कर्मचारियों का इलाज जारी है। एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नाका क्षेत्र में दिन के वक्त टाटा कंपनी के 3 कर्मचारी चैम्बर में गिर गए थे, जो कि चैम्बर का ढक्कन खोल के जेटिंग मशीन उसमें लगा रहे थे। उस दौरान पैर फिसलने से ये लोग चैम्बर में गिर गए थे। इसमें से एक व्यक्ति, जिनका नाम अशोक मिश्रा है, गंभीर रूप से घायल थे, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु होगी, और 2 अन्य व्यक्ति रमेश और गोपाल है ना, वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका चरक अस्पताल की इमरजेंसी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।